पाकिस्तान के जिला कसूर के उस नौजवान मुजाहिद की कहानी जिसने इसराइल की सरहदों को हिलाकर रख दिया। इस्लाम की बका की जंग लड़ने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कहानी की तमाम तरक्सात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। लेकिन जिस जगह हम थे वो दूर तक बुलंदी पर थी। मुकम्मल तौर पर उनकी निगाहों से बचने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ता, जो एक लम्हे में मुमकिन नहीं था, लेकिन यह जरूरी था। चुनांचे मैंने लोगों को इशारा किया और वो तेजी से पलट पड़ा, मगर इतनी देर में काम बिगड़ गया। उन्होंने हमें देख लिया था। एक लम्हे के लिए तो वो भी साकत रहे, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल कर ट्रक की तरफ लपके। लोबो फुर्ती से उन लोगों को, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि एक फायर हुआ और गोली सनसनाती हुई मेरे सर से सिर्फ चंद इंच के फासले से गुजर गई। ओ चीफ, तुम खैरियत से तो हो ना? लोबो बेख्तियार मेरी तरफ लपका। तुम पीछे किसको चीफ? ये बुलंदी खतरनाक है, जल्दी से पीछे हट जाओ, लोबो ने कहा। 2-3 गोलियां और चली। वो लोग भी बदहवासी में फायर कर रहे थे, वरना उनकी कोई ना कोई गोली हमें जरूर छू लेती। जमीन से चिपक जाओ चीफ, जिस कदर जल्द मुमकिन हो जमीन से चिपक जाओ, लोबो फिर बोला, और मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। गोलियां सनसनाती हुई हमारे सरों पर से गुजरने लगी। उनकी तादाद और तेजी में इजाफा होता गया। यूं लगता था जैसे अब बहुत से लोगों ने हथियार संभाल लिए हों। हम दोनों उल्टे पांव रेंगने लगे। गोलियां तूफानी रफ्तार से हमारे दाएं बाएं जमीन पर लग रही थी और पथरीली जमीन उधड़ रही थी। पत्थरों की बारीक किरचियां हमारे बदन के खुले हिस्सों पर खूब जोर से लग रही थी। यही शुक्र था कि वो लोग सही निशाना नहीं ले पा रहे थे, वरना इस खुले इलाके में हमें निशाना बना लेना इस कदर मुश्किल भी नहीं था। गोलियों से किसी कदर महफूज होकर हम एक लम्हे के लिए रुके। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। काफले वालों को सूरत हाल का अंदाजा हो गया था और उन्होंने एक बड़ी चट्टान की आड़ में पनाह ले ली थी। माइकल कछुए की तरह रेंगता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। कौन है वो? उसने हमारे करीब पहुंचकर हाँफते हुए पूछा। वही होंगे जिनके बारे में ड्रायर ने पेशगोई की थी और जिनके 2 आदमी हमारा निशाना बन चुके हैं, मैंने जवाब दिया। कितने हैं और क्या वो गोलियां बरसाते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं? माइकल ने पूछा। मेरा ख्याल है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर वो दरिया पार करके आगे आने में कामयाब हो गए होते तो हमें निशाना बनाने में उन्हें कोई दिक्कत ना होती। उनकी तादाद का कोई अंदाजा है? नहीं, हमें फौरन ही देख लिया गया था और फायरिंग करने में भी निहायत उजलत से काम लिया गया, इसलिए हम उनकी तादाद और पोजीशन का सही अंदाजा नहीं लगा सके, मैंने जवाब दिया। माइकल खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा, फिर बोला, ये अंदाजा लगाने की कोशिश तो की जाए। मेरा ख्याल है काफिले को वहीं रुकना चाहिए। मैंने मैक को हिदायत कर दी है कि वो उन लोगों को कंट्रोल में रखे। वैसे भी गोलियों की इस बौछार में कोई उस चट्टान की आड़ से निकलने की कोशिश नहीं करेगा। उसने काफिले वालों को वहीं रुकने का इशारा किया और बेचैन निगाहों से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें उस दर्रे की तरफ चलना चाहिए। वहां से हम महफूज रहकर दरिया का किनारा देख सकते हैं। मैंने उसकी बात से इत्तफाक किया था और हम तीनों रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। तंग और ऊंचे दर्रे से दूसरी तरफ निकलते ही दरिया नजर आया। उसका तेज बहाव बेहद तेज था। जाग उड़ाता हुआ पानी कान फाड़ देने वाले शोर के साथ बह रहा था। जब वो दरिया की संगलाख दीवारों से टकराता तो कई फुट बुलंद दीवार से बन जाती और पानी की इस दीवार में से सूरज की किरणें पार होती तो कई रंग निगाहों में कूद जाते। यहाँ भी हम दुश्मन की निगाह से पोशीदा न रह सके। फायरिंग का रुख उसी तरफ हो गया था और जिन पत्थरों की आड़ में हम पोशीदा थे, गोलियां उनके चीथड़े उड़ाने लगी थी। पत्थरों के रेजे छुरों की तरह हमारे बदन पर लग रहे थे। माइकल फीके अंदाज में मुस्कुराया। यूं लगता है उनकी तादाद काफी है और एमुनिशन की कमी भी नहीं है उनके पास। उनके मुकाबले में हमारे पास एक पिस्तौल है जिसमें अब सिर्फ 4 गोलियां हैं और एक राइफल। मिस्टर अली, क्या हम इन हथियारों से उनका मुकाबला कर सकते हैं? हालात का अंदाजा लगाए बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता, मैं गहरी सांस लेकर बोला। हालात? गोया अब भी हालात का अंदाजा लगाने की गुंजाइश है, माइकल ने आहिस्ता से कहा और मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज हैरत अंगेज लगते हैं माइकल। क्या तुम बददिल होते जा रहे हो? माइकल जैसे चौंक पड़ा। ओ नहीं, ये बात नहीं है, सॉरी अली, बस न जाने क्यों। हौसला ही हमारी जिंदगी है माइकल। अगर हम हौसला हार गए तो फिर कुछ न कर सकेंगे। मैं अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ मिस्टर अली, इंतहाई शर्मिंदा। उसने इधर उधर देखा और एक बुलंद चट्टान ताक ली। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ पीछे हटा और दूसरे लम्हे उसने झुक कर दौड़ लगा दी। चट्टान के करीब पहुंचकर वो उछला और ऊपर चढ़ गया। गोलियों की बौछार उसके सर पर से गुजर गई। वो चट्टान से चिपक गया था और बेहतर पोजीशन में था। मैं और लोबो भी रेंगते हुए उसी चट्टान के नीचे पहुंच गए।
यहाँ से उन लोगों को अच्छी तरह नहीं देखा जा सकता अली, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है, माइकल बोला। मसलन, मैंने पूछा। किनारे पर कई ट्रक खड़े हुए हैं और इनके अतराफ तकरीबन 50-60 आदमी हैं। वो सब मुसल्लह हैं, लेकिन अफरा तफरी के शिकार नजर आते हैं। माइकल की बताई हुई इस तफसील ने मेरे दिल में भी इश्तियाक पैदा कर दिया। मैं खुद अपनी आंखों से यह मंजर देखना चाहता था। उस चट्टान पर चढ़ना खतरनाक था जहां माइकल था, क्योंकि गोलियां अब भी उसके ऊपर से गुजर रही थी। उससे चंद गज के फासले पर मैंने एक बुलंद जगह मुंतखब कर ली और लोबो को अपने इरादे से आगाह कर दिया। ओके चीफ, मैं भी चलूं? लोबो की निगाहों में जैसे इस सारे हंगामे की कोई हैसियत नहीं थी। ऐसे बेजिगरे लोग कम ही निगाहों से गुजरते हैं। नहीं लोबो, निहायत होशियारी से यहाँ रुको, ना जाने तुम्हारी क्या जरूरत पेश आ जाए, मैंने उसे समझाया। ओके मास्टर, लोबो ने जवाब दिया। मैं अपना बदन तोलने लगा और फिर उस चट्टान की तरफ दौड़ लगा दी। उन कम वक्तों की फुर्ती और महारत काबिले दाद थी। जो ही उन्होंने मुझे दौड़ते देखा उस तरफ फायर खोल दिया, लेकिन मैंने पलक झपकने में पोजीशन ले ली और गोलियों से महफूज हो गया। उस बुलंद चट्टान से दरिया पार का मंजर बखूबी नजर आ रहा था। 20-25 आदमी एक ट्रक से लकड़ी के तख्ते उतार रहे थे और मोटे मोटे रस्सों के टुकड़े एक खास नाप से काटे जा रहे थे। पुल दरमियान से टूटा नजर आ रहा था और उस टूटे हुए हिस्से के ऐन नीचे एक ट्रक पानी में डूबा हुआ था। तो ये थी वो गैबी अमदाद जिसने अब तक हमें बचाए रखा था। वो दोनों आदमी जो हमारे शिकार हो गए थे गालिबन निगरानी पर मुकर्रर थे। बाकी लोगों ने वक्त मुकर्रर पर उस जगह पहुंचने की कोशिश की होगी जहां डायर तैयारे को उतार कर लाया था, लेकिन तख्तों का पुल ट्रक का वजन बर्दाश्त नहीं कर सका था। ये लोग यहाँ फंस गए। अगर ये पुल ना टूटता तो शायद सूरत हाल बदल चुकी होती। दर हकीकत इतने आदमियों से इस बेसरो सामानी के आलम में मुकाबला मुश्किल था। उस वक्त सिर्फ एक ही तरकीब थी, किसी तरह उन्हें पुल की मुरम्मत से रोका जाए। मैं इस मामले पर गौर करने लगा। मेरी निगाहें उन लोगों का बगौर जायजा ले रही थी। उनमें से चंद लोग जगह जगह छुपे हुए गोलियां बरसा रहे थे, बाकी तुंदही से पुल की मुरम्मत में मसरूफ थे। तकरीबन 15 आदमी तख्तों की एक बड़ी तादाद को रस्सों की मदद से पुल के टूटे हुए हिस्से की तरफ खिसका रहे थे। वो निहायत एहतियात से खुद को संभाले हुए एक एक इंच आगे बढ़ रहे थे। उनकी हर जुम्बश इस बात का मजर थी कि वो खौफजदा है और निहायत सरासीमगी के आलम में ये काम कर रहे हैं। काश हमारे पास असलिहा होता। अगर हम भी किसी तरह मुसल्लह होते तो इन लोगों का टिकना मुश्किल था। समझ में नहीं आता था कि ये साजिश किसके खिलाफ थी और ये लोग क्या चाहते थे। पुल अगर तामीर हो गया और ये उसकी मुरम्मत में कामयाब हो गए तो तबाहशुदा जहाज के नीम मुर्दा मुसाफिरों की जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए किसी तरह इन्हें दरिया के दूसरे किनारे पर ही रोकना था। मैंने इशारे से लोबो को पास बुलाया। लोबो जैसे इसका मुंतजिर ही था। ये स्याफाम जमीन पर रेंगने के सिलसिले में हम दोनों से ज्यादा तेज निकला। वो किसी तेज रफ्तार छिपकली की मानिंद जमीन पर रेंगता हुआ चट्टान तक आया और फिर उसी तरह ऊपर भी चढ़ आया। बुलाया था ना चीफ? हाँ लोबो, वो देखो, मैंने कहा। लोबो खामोशी से उधर देखता रहा, फिर बोला, पुल की मुरम्मत कर रहे हैं। हाँ, निशाना कैसा है लोबो? तसल्ली बख्श होगा मास्टर। माइकल के पास पहुंच सकते हो? दरिया के दूसरी तरफ भी जा सकता हूँ, जाऊं? ओ नहीं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो और फिर फुर्ती से उस चट्टान पर पहुंचने की कोशिश करो जहां माइकल है। उसके पास पिस्तौल है। इन लोगों को गोलियां चलाने दो और अपना एक भी कारतूस जाया मत करो। उन्हें निगाह में रखो जो तख्ते और रस्से लेकर आ रहे हैं। जो ही वो सफेद निशान तक पहुंचे फौरन उन पर कम से कम 2 फायर करो और उनमें से 2 को हलाक कर दो। वही होना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। समझ गया चीफ? सफेद निशान के बारे में समझ गए? जो टूटे हुए हिस्से के पास है। गालिबन उन्होंने निशानी के लिए कोई सफेद कपड़ा बांधा है। समझ गया चीफ, लोबो ने कहा और चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। लोबो की गैर मामूली सलाहियतों का मुझे अब बखूबी अंदाजा हो चुका था। दर हकीकत इस शख्स की दरियाफ्त पर फख्र किया जा सकता था। ज़हनी तौर पर वो जो कुछ भी हो, लेकिन जिस्मानी तौर पर बेनजीर था। हद दर्जा दलेर था और किसी किस्म के खतरात की परवाह नहीं करता था। इसीलिए उसकी कारकर्दगी बेमिसाल थी। आन की आन में वो उस चट्टान पर पहुंच गया जहां माइकल मौजूद था। मैंने ये भी देख लिया कि माइकल ने उसे रिवॉल्वर दे दिया था। हम इंतजार करते रहे। तख्ते लाने वाले अब पुल के टूटे हुए हिस्से के बिल्कुल नजदीक आ गए थे। मैंने राइफल सीधी कर ली और उनके सफेद निशान तक पहुंच जाने का इंतजार करने लगा। फिर पहली बार हमारी तरफ से 4 फायर हुए और क्या ही उम्दा नतीजा बरामद हुआ था इन फायरों का। हम इन 4 गोलियों को सैकड़ों गोलियों पर बारी कह सकते थे। पुल पर मौजूद लोगों में से 4 आदमी नीचे आ गिरे, लेकिन इसके बाद बाकी जो बचे वो उन लंबे और वजनी शहतीरों की जद में आ गए जिन्हें वो संभाले हुए थे। शहतीरों में उलझे हुए वो टूटे हुए पुल से नीचे गिरे और आन की आन में पानी के तेज धारे के साथ बहते हुए दूर निकल गए। उनकी दिल खराश चीखों ने कलेजे दहला दिए थे।
दरिया के दूसरी तरफ भगदड़ मच गई थी। वो लोग बुरी तरह बदहवास होकर दौड़ पड़े थे। दरिया के दूसरे किनारे पर जो साजो सामान और ट्रक वगैरह थे, सब के सब जूं के तू रह गए थे। ये लम्हात हमारे लिए अफसोसनाक थे। काश किसी तरह हम दरिया के दूसरी तरफ पहुंच सकते और उस सामान पर कब्जा कर सकते, खास तौर से ट्रक जो हमारे हर दुख का बदावा बन सकते थे। इतनी तादाद में होने के बावजूद उनकी ये बदहवासी ताज्जुब खेज थी। इससे सिर्फ एक ही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि बर्फानी वीरानों में इस जिंदगी ने उनके आसाब को मुतासिर किया था और अब उनमें जरा भी कुव्वत मुदाफत बाकी नहीं रही थी। उनके दिल कमजोर हो चुके थे। बहरकैफ दूसरी तरफ की अंधाधुंध फायरिंग बंद हो गई। वो किनारे से काफी दूर भाग गए। इस तरह हमें अपने इलाके में नकलो हरकत की आजादी मिल गई। न सिर्फ ये हुआ बल्कि तख्ते वगैरह पानी में बह जाने से पुल की मुरम्मत भी कुछ देर के लिए रुक गई। जैक्सन, फ्रेड और मैक वगैरह ने न जाने किस तरह सूरत हाल का अंदाजा कर लिया। वो दौड़ते हुए हमारे पास आ गए। दूसरी तरफ से माइकल और लोबो भी वहीं आ गए। हमें इस तरह बेफिक्र नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ हम उनकी गोलियों की जद पर हैं। मैंने कहा, क्या सूरत हाल है? फायरिंग और चीखें। मेरा ख्याल है हमारी तरफ से भी फायर हुए हैं। मैग ने कहा, ये जो अली है ना मैग, ये आम इंसान नहीं है। अब तक जो कुछ हुआ है इस पर गौर करो तो बखूबी अंदाजा हो जाएगा तुम्हें। माइकल ने गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा और फिर उन लोगों को तफसील बताने लगा। मैग ने चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ देखा और कहने लगा, तमाम सामान जूं का तू मौजूद है। गुरबत जवार में कोई नजर नहीं आ रहा है। वो चट्टान से नीचे उतर आया। आप मुझे इजाजत दे मास्टर, मैं दूसरे किनारे पर जाकर असलिया हासिल करने की कोशिश करूं। अगर ये ना कर सका तो कम से कम इतना जरूर करूंगा कि उनकी पुल को मुरम्मत करने की सारी तदबीरें नाकाम बना दूंगा। ये सारे ट्रक भी तबाह कर दूंगा। इसके बाद वो बिल्कुल ही हवास खो बैठेंगे। लोबो ने कहा, लेकिन तुम दरिया कैसे अबूर करोगे लोबो? मैंने पूछा। एक तदबीर है मेरे जहन में। वो क्या? मैं यहाँ से दरिया के मुखालिफ सम्त में दूर तक निकल जाता हूँ। वहां से दरिया में उतर जाऊंगा और फिर तैरता हुआ दूसरे किनारे पर जाने की कोशिश करूंगा। ओह नहीं लोबो, जानबूझकर मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। दूसरे लोग भी लोबो की इस कुर्बानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। आखिर में यही फैसला किया गया कि फिलहाल पूरी तवज्जो इस बात पर सिर्फ होनी चाहिए कि वो लोग पुल की मुरम्मत न करने पाए। इस दौरान में कोई अच्छी तरकीब सोच ली जाए। चुनाचे लोबो और फ्रेड को वहां तैनात कर दिया गया। तय ये किया गया कि ये लोग जब भी उन्हें पुल के करीब देखें तो उनकी पुल को मुरम्मत करने की कोशिश नाकाम बना दें। इसके बाद हम दूसरे लोगों की तरफ वापस चल पड़े। सहमे हुए लोग जिंदगी से मायूस, मौत के मुंतजिर, आंखों में खौफो हरास की कैफियत लिए बैठे थे। उन्होंने मायूस निगाहों से हमारी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उन्हें देखकर दिल को तकलीफ हुई, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। उन्हें कोई तसल्ली भी नहीं दी जा सकती थी, बस खामोशी ही बेहतर थी। चंद लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरों पर बेफिक्री थी। उनमें एडलर को सरे फहरिस्त रखा जा सकता था। रैक्सन ने मेरे नजदीक आकर कहा, उम्मीद की कोई सूरत नजर आती है? मायूसी गुनाह है मिस्टर रैक्सन। अफसोस, मैं तो अपनी खराब हालत के बायस आप लोगों की कोई मदद भी नहीं कर सकता, जबकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपके शाना बिशाना रहूं। कोई बात नहीं मिस्टर रैक्सन, आप इन लोगों को संभालें। जुबानी तसल्ली देकर भी आप इन्हें पुरस्कून रख सकते हैं। मुझे एहसास है कि सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत आप लोगों ने इतनी जिम्मेदारियां कबूल कर ली हैं। हालांकि यहाँ कुछ लोग क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। बस कुछ लोगों की जुबानें सिर्फ जहर उगलती हैं, लेकिन उनकी ये जहर अफशानी किसी पर असरअंदाज नहीं होती। मसलन क्या ख्यालात हैं लोगों के? आप अपने जहन को तकद्दुर का शिकार न करें मिस्टर अली। क्या फायदा? क्या एडलर के अलावा कुछ और लोग भी हमारे मुखालिफ हैं? मैंने मुस्कुरा कर पूछा और रैक्सन भी मुस्कुराने लगा। सरबरा एडलर ही है। परेशान हाल लोग उसकी भी सुनते हैं। दरअसल वो उन घटिया किस्म के लोगों में से है जो कुछ नहीं होते, लेकिन बदतरीन हालात में भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। एडलर ने इस खामोशी से उकता कर एक कहानी तराशी है। बहुत खूब, क्या कहानी है? कहता है ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें इस जहाज का अमला भी कुछ और लोगों के साथ मुलविस है। तैयारे को इस मकसद के तहत उस वीराने में उतारा गया है कि मुसाफिरों को ब्लैकमेल किया जाए, उनके वुरसात से बड़ी बड़ी रकमें वसूल की जाए वगैरह वगैरह। उसने बहुत सी दलीलें भी गढ़ ली हैं और चंद लोग इसकी बातों पर संजीदा हो गए हैं, लेकिन सिर्फ चंद लोग। हर शख्स को इजहार राय की आजादी है मिस्टर रैक्सन। बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी तैयारे का एक मुसाफिर हूँ। एक ऐसे मिशन पर निकला था जिसकी तकमील के लिए सिर्फ 2 माह का वक्त है। मेरा कीमती वक्त इन पहाड़ों में जाया हो रहा है। ये लम्हा मेरे लिए बेचैनी का बायस है। लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़कर रैक्सन की शक्ल देखी और फिर गहरी सांस लेकर खामोश हो गया।
कमबख्त का चेहरा सपाट था, उस पर कोई तासुर नहीं उभरा था। उस वक्त भी मुझे मायूसी हुई। यहाँ से हटकर मैं दूसरे लोगों के पास गया। मोरना मिस्टर हाइकर के पास थी। मिस्टर हाइकर की हालत बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश थे। मुझे नजदीक देखकर मोरना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश हो गई। उसने सोचा होगा कि मैं खामखा इससे बददिल हो जाऊंगा। इसकी तसल्ली किसी भी तौर मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, बस एक रवादारी का मामला है। यूं भी उसने महसूस कर लिया होगा कि मैं उसके हुस्नो जमाल से मुतासिर नहीं हूँ और इस तरह भी उसके जाल में नहीं फंस सकता। बहरहाल वो खामोश रही। इब्तिदा में मेरी उससे दिलचस्पी की वजह दूसरी रही थी, लेकिन अब मैं इस ख्याल को जहन से खुरच कर फेंकना चाहता था। किसी और तरफ जहन उलझाने के बजाय अगर मौजूदा मामलात में पूरी दिलचस्पी ली जाए तो बेहतर है। खौफजदा और हरासा मुसाफिरों की बेबस निगाहें हमारा जायजा ले रही थी। वो हमारे चेहरों से अपना मुस्तकबिल पढ़ना चाहते थे। मैंने मुस्कुराते हुए उन सब को मुखातिब किया। मैं आप लोगों के चेहरों पर परेशानी और खौफ के आसार देख रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्या हम इन बर्फ पोश पहाड़ों से जिंदा बच कर निकल सकेंगे? एक आवाज उभरी। क्या आप तैयारे के उस खौफनाक हादसे से जिंदा बच सकते थे? आपने देखा कि आपके बाहर निकलते ही तैयारा किस तरह गहराइयों में जा गिरा था। क्या इस खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन था? मैं समझ नहीं सका। खौफजदा शख्स बोला, जिन लोगों को तैयारे के इस हादसे में हमसे बिछड़ना था वो बिछड़ गए। जो जिंदा बच गए हैं वो जिंदगी की शदीद तरीन सोबतों से गुजरते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। रास्ते में उन्हें गैबी अमदाद मिली है, गजा, तेल और दूसरी चीजें। आप इससे इनकार कर सकते हैं? नहीं, ये एक हकीकत है। तो फिर इस हकीकत को भी जहन में रखें कि जब तक जिंदगी है आप लाखों सोबतों के बाद भी जिंदा रहेंगे, और जब मौत आएगी तो आपकी एयर कंडीशनड ख्वाबगाह भी उसे नहीं रोक सकेगी। तुम्हारा कहना दुरुस्त है। तो फिर बर्फ के इन वीरानों में जिंदा दिली से कह के लगाएं। मौत के खौफ से जिंदगी को अजाब बनाने से क्या फायदा? मेरे इन अल्फाज से बहुत से चेहरे पुरस्कून हो गए। एडलर के चेहरे पर अलबत्ता तंज के आसार थे। मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाज लोग अपनी बेजा ख्वाहिशात के हुसूल में नाकामी के बाद हालात को मजीद पेचीदा बनाने के ख्वाह होते हैं। उनकी ये कोशिश मुस्बत नहीं होती। आपको खौफ और दहशत में मुब्तला करने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। उनकी बातों पर तवज्जो ना दे। एडलर नफरत से मुंह बनाकर वहां से हट गया। पुल के दूसरी तरफ पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। उनकी तमाम सरगर्मियां यकलख्त थम गई थी और यकीनन उन पर भी दहशत तारी थी। न जाने क्यों वो इस कदर खौफजदा हो गए थे। मैं तो उसे बेगैबी अमदाद ही समझता था। पुल का टूट जाना भी हमारी जिंदगी की हिफाजत का ज़ामन था, और अगर गौर किया जाता तो ये भी खुदाई अमदाद थी। पुल की मुरम्मत का काम रुक गया था। ये सूरत हाल ज्यादा देर नहीं रही। दफातन दूसरी तरफ से बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग की शिद्दत से हमारे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो लोग किस कदर खौफजदा और किस्याने हो गए हैं। उनकी इस फायरिंग से चट्टानों के दर्रे और छोटे बड़े पत्थर टूटकर फजा में उड़ रहे थे। वो कोई निशाना लेकर फायर नहीं कर रहे थे, बस अंधाधुंध गोलियां जाया कर रहे थे। मैंने उस मौका पर लोबो और फ्रेड से दूर रहना मुनासिब नहीं समझा। इस खौफनाक फायरिंग के दौरान में अगर उन्होंने जुम्बश भी की तो उनके जिस्मों में लातादाद सुराख हो जाएंगे और कोई भी ऐसी हमकाना कोशिश कर सकता था। मैं पेट के बल रेंगता हुआ उन दोनों के पास पहुंच गया। लोबो और फ्रेड मुतमईन थे।